तो चलिए अब हम जो है इसका अगला पार्ट को जो है डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। उसको पढ़ने से पहले तो हमने ये देखा कि ये जो पूरी प्रक्रिया जो शुरू हो रही थी ग्राफिन फॉलिकल से ओव्यूम बनने तक की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, या फिर हम बात कर रहे हैं या तो ओवा बनने की प्रक्रिया, ओव्यूम बनने की प्रक्रिया, अंडा बनने की जो निर्माण होने की प्रक्रिया है, या फिर स्पर्म शुक्राणु बनने की प्रक्रिया मेल में, ये दोनों प्रक्रिया जो है एक विशेष टाइम पे स्टार्ट होती है। उस टाइम को हम, उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। हिंदी में हम किशोरावस्था भी उसको हम बोलते हैं। और ये अगर हम बात करें तो फीमेल में बेसिकली ये 11 to 13 ईयर के बीच में जो ये आती है, ये वेरी भी कर सकता है। जबकि नॉर्मल अगर हम मेल में देखें तो ये 12 to 14 ईयर की एज में बेसिकली ये पुबर्टी या किशोरावस्था की एज जो है आती है। अभी इसमें क्या होता है, तो मेल में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उस टेस्टोस्टेरोन के द्वारा मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का बेसिकली क्या होता है? विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल ड्यू टू द मेल सेक्स हार्मोन बेसिकली दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के द्वारा जो है उनका विकास होता है। आवाज़ का मोटा होना और बेसिकली हेयर ग्रोथ होना, दाढ़ी मूछ आना, ये सारी जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस जो है मेल में स्टार्ट होता है 12 to 14 ईयर में, ठीक है। इसके अलावा स्पर्म का बनना, ये पूरी प्रक्रिया जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती है। इसी प्रकार से फीमेल में अगर हम बात करें तो 11 to 13 ईयर से जो है बेसिकली स्टार्ट होता है ये फेज फीमेल में। और इनमें जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो दिखाने का काम करता है वो कौन करता है? अर्थात सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का, उनको विकसित करने का, इनको द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बेसिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसी कारण से तो हमने इसको क्या बोला है? फेमिनाइजिंग हार्मोन, नारी विकास हार्मोन। अर्थात किसी भी विमेन का, किसी भी फीमेल का जो डेवलपमेंट फेज होता है, वो डेवलपमेंट फेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है उसका विकास करने में जिसका योगदान है वो बेसिकली कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन है। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि दो हार्मोन हम देखते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन है और जो है एक तो क्या है? एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन डेवलपमेंट फेज के लिए रिक्वायर्ड है। डेवलपमेंट फेज बोलने का मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को जो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, वो कौन सा हार्मोन करेगा? एस्ट्रोजन। एकदम ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद में क्या है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलने का मतलब ग्राफिन फॉलिकल से ओव्यूम का निर्माण, अंडा का निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत होना। इसकी शुरुआत होने का जो सिग्नल होता है वो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, मासिक धर्म का क्या होना? स्टार्ट होना, शुरुआत होना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है उसकी शुरुआत होने का फीमेल में, वो क्या है? वो साइन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इनके बारे में आपको डिटेल में आपको वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण में से एक जो है वो क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्योंकि जब ये स्टार्ट हो गया, इसका मतलब डायरेक्टली हम ये समझ सकते हैं कि ओवा निर्माण या ओवा निर्माण के बाद में उसके रिलीज होने की, उसके बाहर निकलने की, कहाँ से? ओवरी से, ये प्रक्रिया क्या हो गई है? शुरू हो गई है। अर्थात ओवा के मैच्योर होने की, परिपक्व होने की, अंडे की जो है अवस्था शुरू हो चुकी है। ये उसका क्या होता है? सिग्नल होता है, ठीक है। इसके अलावा साउंड में जो उनके आवाज़ होती है उनमें बदलाव आना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक जो आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेमोरी ग्लैंड्स, वो उनका क्या होता है? डेवलपमेंट होना। मेमोरी ग्लैंड्स का जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट होने की जो शुरुआत होती है वो भी यहीं से शुरुआत होती है। इसका मतलब ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट, मेमोरी ग्लैंड्स का इन्हेंसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली। और इसके अलावा प्यूबिक हेयर वगैरह का ग्रोथ होना, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है इसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये दो हार्मोन में हमने एक हार्मोन के बारे में तो पढ़ लिया, दूसरा हार्मोन क्या करता है? दूसरा हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए जो भी डेवलपमेंट की चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के लिए, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये तो हो गया ये दोनों हार्मोन्स के बारे में। नाउ अब हम बात करते हैं
कि पहले तो हम जो है फर्टिलाइजेशन से पहले हमको स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी जानना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस क्लास में नहीं देखा था, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि स्पर्म जो है कुछ इस टाइप का होता है। इसके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, सेकेंड आपको यहाँ दिख रहा होगा, थर्ड ये दिख रहा होगा। पहले सेक्शन को हम बोलते हैं हेड, ठीक है। दूसरे सेक्शन को हेड मतलब शीर्ष, दूसरे सेक्शन जो कि मिड पार्ट है उसको हम बोलते हैं नेक, ग्रीवा, और तीसरा सेक्शन जो है ये बेसिकली क्या है उसका, अगर हम बात करें तो ये इसका टेल वाला सेक्शन है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो हेड होता है, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल जो हम बोलते हैं, जो न्यूक्लियस होगा, जो क्रोमोसोम होगा, वो क्रोमोसोम मेल से जो है ट्रांसफ़र होगा आने वाली जनरेशन पे। तो उस जनरेशन में जो क्रोमोसोम्स आएंगे, जो जेनेटिक मटेरियल आएगा, आनुवांशिक पदार्थ आएगा, वो किसके अंदर होगा, वो इस स्पर्म के अंदर होगा, स्पर्म के हेड के अंदर होगा, क्योंकि उसके हेड के अंदर में उसका क्या होगा, न्यूक्लियस, केंद्रक, और उस केंद्रक के अंदर में क्या होगा, उसका क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी एक जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं एक लेयर बनी हुई है। वो लेयर बेसिकली वहाँ पर एक लिक्विड होता है, जीव द्रव्य होता है, एक्रोसोम उस जगह को हम बोलते हैं, हिंदी में भी एक्रोसोम बोलते हैं। वहाँ पर जीव द्रव्य और बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वहाँ पर होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बस आपको याद रखना है कि इस रीजन को हम एक्रोसोम बोलते हैं। यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं और यहाँ पर उसके नीचे में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, बीच का सेक्शन जो देख रहे हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है, बायोलॉजिकल रिस्पिरेशन होता है या सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, और उसमें क्या बनता है, एटीपी। एटीपी क्या होता है, ऊर्जा, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी, इस स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जो है बना के इसको देता है। इसके बाद में लास्ट में है टेल। टेल मतलब पूंछ, जो पूंछ जो है उसको मोटाइल बना के रखता है, गतिशील अवस्था में बनाने के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्म, शुक्राणु की संरचना, ये आपके सामने है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने पूरे प्रोसेस को देख लिया, ओवा का निर्माण कैसे होता है, स्पर्म शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो अब हम जो है आगे की प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ते हैं। तो नाउ फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हमको समझना है। तो पहले हम ये जानते हैं कि जब मेल और फीमेल के बीच में क्वाइटस होगा, क्वाइटस का मतलब है कि जो भी प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का, उससे होने के पहले जो ट्रांसफ़र होगा स्पर्म का, वो स्पर्म जो है बेसिकली इजैकुलेट होगा। स्पर्म जो है बेसिकली सीमेन के फॉर्म में, ठीक है, सीमेन के फॉर्म में, वीर्य के फॉर्म में क्या होगा, इजैकुलेट होगा, बाहर निकलेगा मेल के पेनिस से, सिस्टम से, और वो कहाँ एंटर करेगा, बेसिकली फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि वेजाइना है, वेजाइनल कैनल है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है योनि में, वहाँ पर वो स्खलित होगा, इजैकुलेट होगा। और जब यहाँ पर स्पर्म पहुँचेगा, जैसे ही यहाँ पर स्पर्म इजैकुलेट होगा, ये स्पर्म जो है ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, बेसिकली यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। ये स्पर्म पूरा क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करते हुए ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा फैलोपियन ट्यूब में। इसी प्रकार से जो यहाँ ओवा देख रहे हैं, जब ये ओवा रिलीज होगा तो ये ओवा इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और फाइनली ये पहुँचेगा कहाँ, ये पहुँचेगा फैलोपियन ट्यूब में। आपको याद रखना है ओविडक्ट, जिसको हम अंडवाहिनी बोल रहे हैं। अर्थात ये जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो कहाँ पर होगा, तो वो इस रीजन में होगा, कहाँ पर, ओविडक्ट, या फिर उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, या हिंदी में हम बोलते हैं अंडवाहिनी। तो आपको याद रखना है कि निषेचन की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन दिस सेक्शन विच इज नोन एज ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में क्या होती है, पूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, समझते हैं कि वो कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन जो यहाँ पर हो रहा है, उसको मैं यहाँ पर जो है आपको अलग से समझाता हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान देखिए। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मेल और फीमेल, मेल जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और XY जो है लिंक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होता है। इन सब के बारे में जब मैं DNA और RNA के बारे में बताऊँगा
तब वहाँ पर और डिटेल में समझेंगे। बस आप इतना जानिए कि मेल में जो है 46 वो किस प्रकार से होते हैं, 44 ऑटोसोम्स, XY जो है ये 2 क्रोमोसोम्स, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसी प्रकार से फीमेल में 44 + XX। तो फीमेल में जो ओवा बनेगा वो तो 23 होगा, 23 बोलने का मतलब 22 + X, जबकि स्पर्म भी क्या होगा 23। तो ये 2 टाइप का हो सकता है, 22 + X या फिर 22 + Y, ठीक है। अब मान लीजिए कि केस 1 हम लेते हैं जिसमें एक स्पर्म जो है कहाँ पहुँचा, फेलोपियन ट्यूब में पहुँचा, ठीक है, अंडवाहिनी में पहुँचा। और वहाँ पर जब हम देखते हैं कि वहाँ ओवा भी मान लीजिए पहुँच गया है, एग जो है पहुँच गया है, तो ये आपस में दोनों क्या करेंगे, जो है फ्यूज होंगे, संलयित होंगे। संलयित कैसे होंगे, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई इसके ऊपर में कुछ एंजाइम्स हैं। ये जो एंजाइम्स है ना, जैसे ही इसके बाहर के लेयर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, देखिए आप देखिए यहाँ पे जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा जो है वो क्या है, ओवा, एग, अंडे की बाहरी स्तर है, बाहर का जो है लेयर है, उस लेयर को बेसिकली भेदने के लिए, उसको पेनिट्रेट करने के लिए इसके ऊपर का सेक्शन जो है, इसके ऊपर का सेक्शन रैप्चर होगा, फट जाएगा और वहाँ से वो एंजाइम निकलेगा। और वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम बेसिकली क्या करेगा, इस वॉल को पेनिट्रेट करके इसको क्या करा देगा, एंटर करा देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये सेक्शन जैसे ही एंटर करेगा, एक स्पर्म जैसे ही पेनिट्रेट कर जाता है, जोना पेलुसिडा एक विशेष प्रकार के रसायन का स्रावण करती है, एक स्पेशल केमिकल सीक्रेट करती है, जिससे दूसरे जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली रिपेल हो जाते हैं या वहाँ से दूर चले जाते हैं। बोलने का मतलब सिंपल हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ये जो स्पर्म का पार्ट है ये पेनिट्रेट करेगा, ये भेद देगा इसकी भित्ति को, उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक केमिकल सीक्रेट होगा, एक रसायन का स्रावण होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि ये जो बेसिकली आपका बाकी जो आसपास जो स्पर्म होंगे वो वहाँ से प्रतिकर्षित हो जाएंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अर्थात एक टाइम पे केवल एक ही स्पर्म जो है क्या करता है, एक ही जो शुक्राणु है वो बेसिकली क्या करता है, फ्यूज़ करता है। नाउ आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं। जैसे ही ये इसको फ्यूज़ करेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, उसका आनुवांशिक पदार्थ अंदर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, और उससे एक तैयार होगा स्ट्रक्चर नया, जिसको हम जायगोट या उसको हिंदी में हम बोलते हैं युग्मनज। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात जो है जो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट या फिर युग्मनज। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमने यहाँ पर बोला कि बेसिकली ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये 22 + X, ये 22 + X, तो ये जायगोट क्या बनेगा, ये जायगोट बनेगा 44 + XX। सिमिलरली दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पास 22 + X आया, यहाँ पर 22 + Y आ रहा है, एंड व्हेन 22 + Y पेनिट्रेट्स द एग, देन जो भी जायगोट फॉर्मेशन होगा, इस जायगोट का टोटल क्रोमोसोम क्या होगा, 44 + XY, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख के ये भी समझ में आ गया होगा कि जो लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होता है, वो किसके आधार पर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो चाइल्ड है, जो बेबी है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब कि फीमेल चाइल्ड होगी या मेल चाइल्ड होगा, इसका निर्धारण, इसका डिटर्मिनेशन पूरी तरह से निर्भर करता है किस पर, मेल पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम हैं, उसके स्पर्म जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो होने वाला जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, क्योंकि आइदर ये तो वाई होता है या फिर वो क्या होता है, एक्स होगा, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, ये जो है ये चाइल्ड हो बनेगा वो क्या होगा, बेसिकली फीमेल होगा, और ये क्या होगा, यहाँ सेकंड केस में आप देख पा रहे हैं ये आपका मेल चाइल्ड होगा। तो इस प्रकार से हम सेक्स डिटर्मिनेशन को भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में यहाँ पर हो क्या रहा है, एग्जैक्टली कब पेनिट्रेट हो रहा है और क्या प्रोसेस हो रहा है। तो जायगोट फॉर्मेशन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जायगोट फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, वो इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, बेसिकली जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट के फॉर्मेशन के पश्चात ये जो है, जो ये फर्टिलाइज एग हुआ है, ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद में ये क्या हो जाएगा,
अंतरारोपित हो जाएगा, अंतररोपण होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, जो यूटेरिन वॉल है, जो गर्भाशय की दीवार है, भित्ति है, वहाँ जाके वो चिपक जाएगा, अंतररोपित हो जाएगा और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उस प्रक्रिया को हम जो है अभी नहीं समझेंगे, वो हम बाद में समझेंगे। अभी अगला केस क्या है, अगला केस समझिए आप कि यदि मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब मान लीजिए ड्यूरिंग कोइटस, कपलिंग के दौरान स्पर्म तो ट्रांसफ़र हुआ, इजेकुलेट हुआ, यहाँ पर स्पर्म भी गया, लेकिन फीमेल का ओवर रिलीज नहीं हुआ, ठीक है, अंडे का जो है उत्सर्ग नहीं हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर एग मिलेगा क्या, उस स्पर्म को एग नहीं मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा, और जब उस स्पर्म को एग नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन जब होगा जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे, तो दोनों को वहाँ पर जो है रिलीज होना जरूरी है, तभी जाकर आपस में ये मिलेंगे, फ्यूज होंगे, संलयित होंगे, तब जाकर जायगोट का क्या होगा, निर्माण होगा और निषेचन की प्रक्रिया जो है पूरी होगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि सर जो ये प्रोसेस है ये नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर एक साइकिल जो है चलते रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म। वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मासिक धर्म में क्या होता है। तो मैं एक थोड़ा सा छोटा यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या है, उसके बाद थोड़ा हम उसको डिटेल में एक चार्ट के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन कौन सी प्रक्रिया जो है वहाँ पर होती है। तो फिलहाल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर वाइज, ये जो वॉल है यहाँ पर 3 वॉल होती हैं, ठीक है, सबसे एक तो यहाँ वाली वॉल, फिर एक अंदर की साइड होती है, फिर एक और अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो वॉल है, ये जो वॉल अगर इधर से अगर हम जाएं तो ये सबसे अंदर की वॉल कहलाएगी, जिसको हम बेसिकली गर्भाशय का अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम वॉल इंग्लिश में बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है ना, ये वॉल बेसिकली क्या है, परमानेंट वॉल नहीं होती है, पूरी तरह से स्थायी भित्ति नहीं होती है, अर्थात ये हर 28 डेज के साइकिल में डेवलप होती है, उनका विकास होता है और फिर वो डिस्ट्रॉय, ब्रेक भी हो जाती है। तो बोलने का मतलब ये एक 28 डेज का साइकिल होता है, जिसमें ये वॉल जो आपको दिख रही है यहाँ पर, जो यहाँ पर जिसको हमने एंडोमेट्रियम वॉल बोला है, ये एंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है, हर 28 डेज में ये डेवलप होगी और डिस्ट्रॉय होगी। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली इसका मेन काम होता है कि प्रेगनेंसी को स्टे कराना। वो कैसे होगा, जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिटेल में समझेंगे तब आप जो है समझ पाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन आएगा, उसके बाद एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आएगा और उसके बाद में पार्चुरेशन या लैक्टेशन का टाइम जो है आएगा, उसको हम बाद में समझेंगे। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, मासिक धर्म को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज़ का। सबसे पहले हम जो है समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, निषेचन की जो प्रक्रिया है, अगर वो नहीं हो पाती है, इन दैट केस क्या होगा कि ये जो वॉल है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो गर्भाशय अंतः स्तर है, ये वॉल क्या होगी, रिप्लेस होते जाती है। अर्थात एक प्रकार से ये स्टार्टिंग में डेवलप होगी और फिर बाद में ब्रेक होकर, टूट कर जो है क्या हो जाएगी, वो ब्लड के फॉर्म में जो है बाहर आ जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ते हैं, समझते हैं अभी ये क्या होता है बेसिकली। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म बेसिकली फीमेल में जो है, जब ये शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, तो उसका जो पहला होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग जो टाइम होगा, उसको बेसिकली एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हम उसको मिनार्क बोलते हैं, जबकि हिंदी में हम रजोदर्शन बोलते हैं। और ये कब होगा, जब जो फीमेल चाइल्ड है अगर वो प्यूबर्टी हिट कर देती है, अर्थात किशोरावस्था को प्राप्त होती है, तो वो एज जो मानी जाती है ऑन एवरेज 11 to 13 ईयर हो सकती है। ये इट कैन वेरी, ठीक है, ये अलग अलग
टाइम हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर सामान्यतः हम देखें तो 11 से लेकर 13 ईयर तक की एज में बेसिकली जो है विमेंस में ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जबकि जो लास्ट होता है अर्थात अंतिम बार जब ये साइकिल होगा उसको हम बेसिकली बोलते हैं मेनोपोज या फिर रजोनी वृत्ति उसको हम बोलते हैं। अर्थात पहली बार जब हुआ तो उसको हमने क्या बोला, इट इज़ कॉल्ड मेनार्क, और आखिरी बार हुआ तो उसको हमने क्या बोला, मेनोपोज बोला, उसको हमने रजोनी वृत्ति बोला। तो सिंपल सी बात है कि ये स्टार्ट होता है 11 to 13 ईयर में ऑन एन एवरेज जनरल अगर सेंस में देखें, और एंड कहाँ होता है बेसिकली 45 to 50 ईयर्स। अर्थात एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि भाई ये टाइम और ये टाइम के बीच का जो समय है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। अर्थात यही जो अवधि है ये किसी महिला की जो है वह प्रजनन अवधि कहलाती है। क्यों? क्योंकि ना तो इससे पहले एग का रिलीज होना स्टार्ट होता है और ना इसके बाद वो प्रक्रिया होती है। अर्थात ओव्यूलेशन का जो फेज़ है, अंडे का जो बेसिकली निकलना है, जो उसका रिलीज होना है ओवरी से, ये प्रोसेस केवल इनके बीच में ही होगा। और उसकी शुरुआत कब होगी? जब पहली बार शुरुआत होगा क्या, मेनार्क मेनोपॉज का, ठीक, सॉरी मेंस्ट्रुएशन का। इसके बाद जो अंतिम वाला होगा जब वो समाप्त हो जाएगा, जब वो आखिरी बार होगा, बेसिकली दैट फेज इज नोन एज मेनोपोज, जिसको हम रजोनी वृत्ति या बेसिकली 45 to 50 ईयर की एज में जो बेसिकली कंप्लीट होता है। अब हमको समझना है कि ये प्रोसेस किस प्रकार से होता है, कौन कौन से हार्मोन्स इसमें जो है बेसिकली भूमिका अदा करते हैं, इन सभी चीज़ों को हमको जो है वन बाय वन यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। बेसिकली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग हार्मोन्स का जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का तो है ही, लेकिन इसके अलावा दो हार्मोन आपको याद होगा जब मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के बारे में। एंड पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बेसिकली दे सीक्रेट। वन इज नोन एज FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और सेकंड वाला क्या है बेसिकली, वो हो जाता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको वहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है। तो दो हार्मोन जो है मेल में भी फ्लो होते हैं एज वेल एज फीमेल में भी, ठीक है। अब यहाँ आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका डेवलपिंग फॉलिकल आपको दिख रहा है, वर्धन पुटक, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरा प्रोसेस ओवा के निर्माण, अंडा के निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि वो बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर वो मैच्योर होके क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और वहाँ से फिर फाइनली क्या बनता है आपका ओसाइट, और वहाँ से एग रिलीज होगा। तो ये ग्राफियन जो फॉलिकल आपको दिख रहा है, इस फॉलिकल को मैच्योर होना पड़ता है हर बार। तो आप यहाँ पर समझिए कि एक फॉलिकल मान लीजिए क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब वो डेवलप होते 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 क्या होगा, मैच्योर फॉर्म में क्या होगा, डेवलप होगा। जब ये ग्राफियन फॉलिकल अर्थात ग्राफियन पुटिका मैच्योर जब वो हो जाएगी, तब क्या करेगी, वो जो है अब तैयार हो गई है बेसिकली किस फेज़ के लिए, ओव्यूलेशन के लिए। तो आपको ये समझना है कि जो मिडिल फेज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फेज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन का फेज़। तो आप देखिए यहाँ पर हम डे 1 से लेकर डे 28 या 29 तक हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो उसमें जो मिडिल पीरियड है, जो मिडिल टाइम है, खासकर अगर उस रेंज की मैं बात करूं तो 12 to 16 डेज का जो बीच का टाइम है। अर्थात मान लीजिए कि पहले दिन से, मान लीजिए हम इस साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं और ये साइकिल अर्थात मिनार्क मान लीजिए, तो मिनार्क में आप देखते हैं कि पहले दिन क्या होता है, इस एंडोमेट्रियम वॉल जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये डेवलप्ड वॉल क्या होगा, इनका ब्रेकेज शुरू हो जाएगा, ये टूटने लगेगी, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम वॉल बनी हुई होती है ब्लड वेजल्स की। बेसिकली दीज एंडोमेट्रियम वॉल्स आर मेड अप ऑफ ब्लड वेजल्स। आपको ये दिख रहे होंगे, ब्लड वेजल्स मतलब रक्त वाहिकाओं के ये बने होते हैं। तो जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो यही जो ब्लड वेजल्स से बने हुए जो वॉल्स हैं ये ब्रेक होने लगती हैं, और ब्रेक होने के बाद में इसके थ्रू जो है वजाइनल कैनल के थ्रू जो है ब्लड के फॉर्म में क्या होती है, बाहर निकलती है। इसी फ्लो को हम क्या
क्या बोलते हैं, बेसिकली मेंस्ट्रुएशन फ्लो या मासिक धर्म की शुरुआत हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है इसका मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है 1 से लेकर जो है 7 डेज तक ये प्रोसेस चलता है, बट इट कैन वेरी फीमेल टू फीमेल, ठीक है, वो डिपेंड करता है उनकी बॉडी पे, उनकी दिनचर्या पे। तो ये जो है यहाँ से 1 से लेकर मैक्सिमम 7 डेज तक चलता है, 1 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जैसे ही ये जो है फ्लो का टाइम जो खत्म होगा, उसके बाद ये वॉल फिर से क्या होनी शुरू हो जाएगी, डेवलप होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए कि जब ये डेवलप होना शुरू होगी, फ्लो कब होगा, जब आपके लेवल जो है FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब डाउन चले जाएं, अर्थात फीमेल की बॉडी में ये जितने भी हार्मोन हैं, ये सारे हार्मोन्स का लेवल अगर बहुत नीचे चले गया है, अर्थात मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। लेकिन जैसे ही ये फ्लो बंद होता है, अब ये हार्मोन्स धीरे धीरे इनका लेवल बॉडी में क्या होते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, और उसमें सबसे पहले ग्रो करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको याद रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही ग्रो करना शुरू करेगा, वहाँ पर एस्ट्रोजन भी क्या होगा, ग्रो करना शुरू करेगा। अर्थात फीमेल की बॉडी में सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्रो करना शुरू करेगा, लेवल उसका ग्रोथ होगा, उसके बाद एस्ट्रोजन का ग्रोथ होगा। और ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है आप देख पा रहे हैं, ये दोनों के दोनों पीक में कब पहुंचते हैं, पीक में पहुंचते हैं ठीक मिडिल फेज में, और ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो किसी भी फीमेल की एग को अगर हमको देखना है कि वो कब रिलीज हो रहा है, कब वो हमको जो है अवेलेबल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन का 28 डेज का साइकिल होता है, उसका जो मिडिल फेज होता है बेसिकली 12 to 16 डेज के बीच में, वो जो डेज हैं वहाँ पर क्योंकि LH और बेसिकली एस्ट्रोजन के हाई होने के कारण से FSH भी हाई हो जाता है, और यही फेज जो है क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, फॉलिकल, जो फॉलिक्स यहाँ पर है, जो बेसिकली ग्राफियन फॉलिक्स है, वो मैच्योर हो चुका है और उसका रैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात वह जो पुटिका है वो फट जाएगी, और वहाँ से ओव्यूलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग बोलने का मतलब एग रिलीज होने का प्रोसेस जो है इसी बीच के मिडिल फेज में क्या होगा, और जैसे ही ये जो है रिलीज हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन रोल में आएगा। क्यों प्रोजेस्टेरोन रोल में आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एस्ट्रोजन के बारे में बताया, तो एस्ट्रोजन जो है ये डेवलपिंग जो जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रेगुलेट करता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसमें से, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट कौन कर रहा है भाई, एस्ट्रोजन रेगुलेट कर रहा है। देख लीजिए, एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये प्रक्रिया क्या हो रही है, रेगुलेट हो रही है, ये प्रोसेस रेगुलेट हो रहा है। लेकिन जब हम प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम आएगा जब वो पीक पे जाएगा। तो उसका टाइम कब आएगा, उसका टाइम तभी आएगा जब ये एग रिलीज हो जाएगा, अर्थात ओवल्यूशन का फेज जब आएगा, जब ये एग रिलीज होगा तब जाके ही तो एग अवेलेबल हो पाएगा स्पर्म को फर्टिलाइजेशन होने के लिए, निषेचन की प्रक्रिया के लिए, तभी वो जो है एग उनको मिल पाएगा स्पर्म को। तो ये एग जैसे ही रिलीज हुआ, और जो है ये एग अब क्या करेगा, बेसिकली इंतजार करेगा किसका, स्पर्म का, और उसको यदि स्पर्म मिलता है तो वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। और फर्टिलाइज होने के लिए बेसिकली प्रेगनेंसी को स्टे कराने के लिए या प्रेगनेंसी होने के लिए क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन चाहिए। प्रोजेस्टेरोन का अब क्या होगा यहाँ पर, हाई। तो आप देखिए इस मिडिल फेज में बेसिकली एग रिलीज होता है, और एग रिलीज होने के बाद में जो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, हाई होता है। वो प्रोजेस्टेरोन हाई होने के लिए किसका वेट करता है, इसको रिलीज होने का। क्योंकि वो रिलीज हो चुका है तो अब प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो अब वो प्रेगनेंसी को स्टे कराने के लिए प्रोजेस्टेरोन बॉडी में क्या होगा, हाई होगा। और अगर मान लीजिए इसको बेसिकली स्पर्म मिलता है तो वही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और आगे इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन मान लीजिए इस एग को स्पर्म अवेलेबल नहीं होता है, मतलब क्वाइटस नहीं हुआ या स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ, इस दौरान बेसिकली क्या होगा, मैंने आपको बताया था ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होगा किस पे, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो आप देख पा रहे होंगे यही तो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और यही कॉर्पस ल्यूटियम ही तो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन को हाई कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये और ये चीज़ों को लिंक आपको करना चाहिए यहाँ पर, तब आप समझ पाएंगे कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ग्राफियन पुटिका की जो एक्सटर्नल लेयर है,
देखिए ये जो एक्सटर्नल लेयर है थीका इंटरना वो एस्ट्रोजन को फ्लो करा रही है, तो वो अब हाई होते जा रहा है। मतलब यहाँ जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी लेयर एस्ट्रोजन को रिलीज करना शुरू करती है और वो हाई होने लगेगा। और जैसे ही ये रैप्चर होगा एग रिलीज हो जाएगा, और एग जैसे ही रिलीज होगा कॉर्पस ल्यूटियम में ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट होना शुरू होगा, और जब वो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने का काम करेगा। तभी तो आप देखिए जैसे ही ये यहाँ पर डेवलप हो पाएगा तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन क्या हो पाएगा, हाई हो पाएगा। तो आई होप यहाँ पर चीज़ों को आप इस पूरी चीज़ों को यहाँ पर जो है इससे लिंक कर पा रहे होंगे। तो जैसे ही ये हाई होगा तो ये वेट करता है स्पर्म का, और अगर मान लीजिए इसको स्पर्म नहीं मिलता है फर्टिलाइजेशन के लिए तो दैट ड्यूरेशन क्या होगा, बेसिकली वो आगे बढ़ेगा। बोलने का मतलब कि इसको एक सिग्नल मिल जाएगा कि वो टाइम पे उसको स्पर्म नहीं मिला और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन का टाइम गुजर जाएगा तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन की जो बेसिकली, क्योंकि आपको याद रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम एक फेज तक जो है एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, बाद में वो क्या होने लग जाता है, डिसीज्ड, घटने लग जाता है, उसका फंक्शनिंग जो है खत्म होने लग जाता है, और धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, डाउन होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन भी डाउन होने लगता है। तो पहले तो प्रोजेस्टेरोन पूरी तरह से डाउन होगा क्योंकि ये काम करना बंद कर देगा, और फिर आपका एस्ट्रोजन भी क्या होगा, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। फाइनली आपके FSH और LH भी क्या होंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू बेसिकली मेंस्ट्रुएशन फ्लो। फिर से ये वॉल ब्रेकेज होकर क्या हो जाएगी, टूटनी शुरू हो जाएगी, और ब्लड के फॉर्म में वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको ये समझना है कि जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो आपको ध्यान देना है कि ये वॉल इस तरह से क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। डेवलप क्यों हो रही है आपको समझना है। जब ये जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये वॉल जो है क्या हो जाएगी, पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। क्लोज क्यों होगी, क्योंकि अगर ये वॉल्व खुली रह गई तो बेसिकली जो जायगोट है वो जायगोट बाहर निकल जाएगा, जिसको बेसिकली हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो बेसिकली उसका जो एग फर्टिलाइज्ड है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, जिसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि वो जो प्रेगनेंसी है वो स्टे नहीं कर पाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको यहाँ पर इम्प्लांट होना है, इसको स्टे कराना है, तो इस वॉल को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली क्लोज होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोई विमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाती है उसका मतलब ये है कि उसका वॉल पूरी तरह से पैक हो जाता है, और ये सेक्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और ये क्लोज कब तक रहेगा, पूरे 9 मंथ तक ये पूरा जो है क्लोज रहेगा, क्योंकि इसको जो है यहाँ पर जो है स्टे कराना होता है, और फाइनली यहाँ इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन के बाद में जो है एम्ब्रायोनिक फेज का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई किसकी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। अब ये बात आपको याद रखना है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत तो हमने देखी थी कि जो प्रारंभिक इसका जो काल है वो प्यूबर्टी गेन होने के टाइम पे होता है। इट मीन्स किशोरावस्था को जब प्राप्त होते हैं तब जो है ये स्टार्ट होता है। अब इट मे वेरी, ये टाइम टू टाइम वेरी हो सकता है फीमेल में, क्योंकि फीमेल्स की दैनिक दिनचर्या जो है उस पर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि ये कब स्टार्ट होगा। और इसके इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो है हर 28 डेज में रिपीट होना चाहिए, लेकिन शुरुआती फेज में क्या होता है कि ये हर 28 डेज में रिपीट नहीं होता है, कुछ मंथ में रुक रुक कर होता है, क्योंकि जो ये हार्मोन्स होते हैं इनका फ्लक्चुएशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है और उनको स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। इट मे बी 6 मंथ, इट मे बी 4 मंथ, ये फीमेल टू फीमेल बॉडी में वेरी करता है। किसी में ब्लड कम होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस 28 डेज का जो है एक रेगुलर इंटरवल में चलते रहता है। और यदि मान लीजिए कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका फर्स्ट साइन क्या होगा कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या हो जाएगा, बेसिकली रुक जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुकना एक सिग्नल होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है, लेकिन 100% उसका सिग्नल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक सिग्नल हो सकता है मेंस्ट्रुएशन का रुकना कि वो विमेन जो है प्रेग्नेंट हो सकती है अगर क्वाइटस होकर स्पर्म जो है उसके जो है बेसिकली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा है। तो इट मे बी चांसेस कि वहाँ पर जो है बेसिकली फर्टिलाइजेशन हुआ हो और प्रेगनेंसी जो है वहाँ पर स्टे हो गई हो। अब आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुएशन अगर 28 डेज का है तो उसका मिडिल फेज जहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ओवा रिलीज हो रहा है, ओवल्यूशन का जो फेज है वो सबसे बेस्ट पीरियड होता है किसके लिए,
प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है आपका जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, इसको समझाइए। तो आपको ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है अगर आपको जो है समझाना चाहिए, अगर 8 मार्क्स से क्वेश्चन या उससे ज़्यादा के मार्क्स से क्वेश्चन में अगर ये आ रहा है तो आपको साइड में इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको आपको बनाना चाहिए और आपको इसको समझाना चाहिए हर फेस को। यहाँ पर आपको बुक में देखने को मिलेगा कि इनको अलग अलग फेस के नाम से जो है लिखा गया है। इसको बेसिकली मेंस्ट्रुएशन का फेस बोलते हैं। यहाँ पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेस बोलने का मतलब ये पुटक का जो है डेवलपमेंट का फेस उसको हम बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो है प्रेगनेंसी वाला जो है ये फेज़ है, जहाँ पर बेसिकली ओव्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं, और इसके बाद में फाइनली फिर लास्ट में फिर से जो है फ्लो का जो है टाइम आ जाता है। तो ये पूरा अलग अलग 4 फेज में उसको बांटा गया है। आपको जो है बुक में ये डायग्राम वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में जो है हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इसके आगे का पोर्शन, जिसमें अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद में जो बेबी का डेवलपमेंट का फेज़ है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, उसको हम देखेंगे, और लास्ट में पार्चुरेशन जिसको हम डिलीवरी का टाइम बोलते हैं, लैक्टेशन का टाइम बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बेसिकली क्या है, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण। अर्थात जब एग फर्टिलाइज हो गया, जब अंडा जो है निषेचित हो गया स्पर्म के द्वारा, शुक्राणु के द्वारा, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी उसको आज हम जो है कंटिन्यू करते हुए आज हम इस सेक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अर्थात निषेचन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, वैसे ही अगली प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, अंतरोपण, ठीक है। और अंतरोपण के बाद जो अगली प्रक्रिया होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, सहगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। और लास्ट का जो फेज है जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जिसका हिंदी में हम बोलते हैं प्रसव व दुग्ध श्रावण। तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 इस स्टेप को आपको समझना है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इम्प्लांटेशन की बात करते हैं, अंतरोपण की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन अर्थात जैसे ही निषेचन होगा उसके बाद जो स्पर्म और एग है, जो शुक्राणु और अंडाणु है, ये आपस में मिलकर तैयार करेंगे क्या, जायगोट। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो जायगोट होगा इसका क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो इसे कितने क्रोमोसोम है, 46। अब इट डिपेंड्स, ये मेल है या फीमेल है, ये डिपेंड करेगा स्पर्म पे। जैसा कि मैंने आपको लिंग निर्धारण के टाइम पे बताया था कि अगर मान लीजिए 22+X अगर जाके फर्टिलाइज करता है, एग को निषेचित करता है अंडाणु को, तो फिर वहाँ से फीमेल चाइल्ड होगी। अर्थात 23+ क्या होगा वहाँ पर, बेसिकली 22 अगर हम देखें तो 44+ क्या होगा, XX होगा। और मान लीजिए अगर बॉय चाइल्ड है तो वहाँ पर क्या होगा, 44+ XY। तो सिमिलरली ये जायगोट जो है 46 है, 2N है, हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डायप्लॉइड, याद रखना है आपको, ये जो है द्विगुणी है, आपको याद रखना है, ठीक है। 2 गुणसूत्रों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमने द्विगुणी डायप्लॉइड बोला। अर्थात 2 हैप्लॉइड मिलकर एक डायप्लॉइड बना, जिसको हम जायगोट बोल रहे हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो एक क्या है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन में रखता हूं कि जायगोट सेल्स है या टिश्यू है, ये आपको सोचना है कि जायगोट टिश्यू है या सेल्स है, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होगा। अर्थात जायगोट में मौजूद कोशिकाओं का क्या होगा, विभाजन होगा, क्योंकि विभाजन ही जो है, डिवीजन ही आगे क्या हो, उसके जरिए क्या होगा, बेसिकली अलग अलग जो है अंग का निर्माण होगा, बॉडी पार्ट्स का क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो वो डेवलपमेंट कैसे होगा, जब सेल्स का क्या होगा, डिवीजन, सेल्स का डिवीजन होगा तो वहाँ से क्या बनेगा, टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। तो मैंने आपको बेसिक जब फंडामेंटल्स बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू तैयार होता है और टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन और ऑर्गन से क्या बनता है, बॉडी। बस यहाँ पर वही चीज़ होगी। तो आपको याद रखना है, जायगोट एक सेल है, एक कोशिका है, इसका लगातार क्या होगा, विभाजन होगा, इसका लगातार डिवीजन होगा और उससे टिश्यूज बनेंगे और उन्हीं टिश्यूज से मिलकर क्या बनेंगे, अंग, ऑर्गन बनेगा, ठीक है। और उससे फिर एक पूरी बॉडी तैयार होगी। तो जायगोट इज ए सिंपल
बेसिकली सेल, इस टिश्यू नहीं है, सेल है। अब इससे क्या होगा, आगे का प्रोसेस देखते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन को हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन जायगोट बनने की बाद की जो प्रक्रिया है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही जायगोट युग्मनज का निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के पश्चात, अब उसका समसूत्री विभाजन होगा, मिटोसिस होगा, यह आपको याद रखना है। मिटोसिस जिसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन, अर्थात इसका यहाँ पर हाफ डिवीजन नहीं होगा। बोलने का मतलब कि जितने भी कोशिकाएं यहाँ से डिवीजन के बाद बनेगी, जितने भी सेल्स यहाँ पर फॉर्म होगी डिवीजन के बाद में, उनमें सब में 46 होगा। मतलब 46 से 46 ही बनेगा, उनसे फिर 46 वाले ही सेल बनेंगे। बोलने का मतलब कि यहाँ पर जो भी सेल डिवीजन होगा उनमें 23 नहीं आएगा, उनमें टोटल क्रोमोसोम आएंगे। तो बोलने का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। अर्थात जितने गुणसूत्र यहाँ पर हैं उतने ही गुणसूत्र डिवीजन के बाद जो सेल्स बनेंगे उसमें भी होगा। अर्थात यहाँ जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम्स क्या होंगे, आगे बनने वाले सभी सेल्स में उतने ही क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन या मिटोसिस बोलते हैं। और कल जो हमने पढ़ा था जिसको मियोसिस हमने बोला था, वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली होता है कि 46 से 23 बन गया। मतलब आपका स्पर्म जो बनता है वो 23 होता है, ठीक है, और बाकी जो आपकी बॉडी होती है वो क्या होती है, 46 होती है। तो ऐसा डिवीजन जब 46 से 23 बना, 2n से n बना, तो उसको हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, मायोसिस बोलते हैं। जबकि मिटोसिस किसको बोलते हैं, जब जो है सेम इक्वल जो है क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए। मतलब 46 से 46 और 46 ही बने हर सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर उस प्रकार का डिवीजन हो रहा है। अब इससे क्या होगा, जायगोट से पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32, इस प्रकार से ब्लास्टोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स, जिसको हम कोरक खंड बोलते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा, सेल्स का डिवीजन होगा और लगातार ब्लास्टोमर्स, कोरक खंड बनते जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो 8 और 16 से ऊपर के जो यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स होते हैं, उनको बेसिकली उसके बाद जो है ये जो सेक्शन आपका तैयार होता है उसको बेसिकली हम मरूला बोलते हैं। अर्थात ये ब्लास्टोमियर्स बनने के प्रोसेस में जो आपको आखिरी मिलेगा 1632 तक का जो ब्लास्टोमियर्स बनेगा, वो उसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, बस इसको आपको याद रखना है। नाउ अब जैसे ही ये मरूला या ब्लास्टोमर्स बन के तैयार हो जाएंगे, अब क्या होगा, तो हमने कल की क्लास में देखा था कि यूटेरिन वॉल में एक लेयर होती है जिसको हमने क्या बोला था, एंडोमेट्रियम वॉल बोला था। एंडोमेट्रियम वॉल अर्थात गर्भाशय का अंतः स्तर, उस पर जाकर ये क्या होता है, जाके चिपक जाता है। सब आप सिंपल शब्दों में बोले तो चिपक जाता है, लेकिन एक्चुअली में आपको लिखना नहीं वैसा, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, अंतरोपण हो जाना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो क्या होता है, सेट हो जाता है। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन या फिर अंतरोपण। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला स्टेप कौन सा है। तो अगला स्टेप जो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी ऑलरेडी हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट का इम्प्लांटेशन हुआ। तो जायगोट का जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है ये कहलाता है प्रेगनेंसी, ठीक है। अर्थात जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओविडक्ट था, जो अंडवाहिनी थी, वहाँ से जायगोट खसकते खसकते डिवीजन होना शुरू हुआ। मतलब ये वहाँ से कहाँ से, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, और कहाँ पर हुआ है, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम अंडवाहिनी बोलते हैं, वहाँ से सरकते हुए ये प्रोसेस हो रहा है। और सरकते हुए वो कहाँ पहुँच रहा है, यूटेरस में, अर्थात गर्भाशय में पहुँच रहा है, और वहाँ पर से इम्प्लांट हो गया। इसके बाद जैसे ही हुआ वो स्टेज क्या कहलाता है, प्रेगनेंसी कहलाती है, ठीक है। मतलब कि सगर्भता कहलाती है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। कैसे कैसे होगा इसको हम समझते हैं। जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए ये यूटेरिन की वॉल है, और ये आपको दिख रहा होगा ये वॉल है, मान लीजिए, जिसको हम एंडोमेट्रियम वॉल या गर्भाशय की अंतः स्तर बोल रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पर ये बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली जो जायगोट है ये यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। तो आपको ये समझना है कि इन दोनों के बीच में एक छोटा सा लिंक होता है, उस लिंक को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये लिंक डेवलप हुआ है। लिंक क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, जरायु अंकुरक बोलते हैं। कोरियोनिक विलाई, जिसको हम जरायु अंकुरक बोलते हैं। अब यही जो यहाँ पर लिंक है, ये प्लेसेंटा के रूप में, अपरा के रूप में क्या होगा, डेवलप होगा, विकसित हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो
मरूला है, ब्लास्टोमियर्स जिसको हम बोल रहे हैं या फिर कोरक खंड बोल रहे हैं, ये यहाँ पर कनेक्ट इम्प्लांट हो जाएगा एक लिंक के थ्रू, और वही लिंक अर्थात बोलने का मतलब यूटेरस जहाँ पर कनेक्ट हुआ किया है इसको, उस जगह को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा बोल रहे हैं। अर्थात विमेन के यूटेरस का पार्ट, गर्भाशय का जो पार्ट है जहाँ से ये लिंक हुआ है, वो प्लेसेंटा के रूप में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, अपरा के रूप में विकसित होगा, डेवलप होगा प्लेसेंटा के रूप में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जो ये प्लेसेंटा है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगा। अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा बेसिकली कनेक्टेड टू इम्ब्रायो बेसिकली यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि जो भ्रूण है, जो इम्ब्रियो है, उस इम्ब्रियो से प्लेसेंटा कनेक्ट होगा। किसके थ्रू कनेक्ट होगा, तो एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जो है वो क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि जो बेसिकली आपने कहीं इमेज देखा होगा बुक वगैरह में, तो आपको दिखता होगा कि जो इम्ब्रियो होता है वो एक जो है ट्यूब के जरिए यूट्रस से बेसिकली गर्भाशय की दीवार से जो है कनेक्टेड होता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोल रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि फीमेल के या प्रेग्नेंट वीमेन के जो यूट्रस की वॉल है, वहाँ जहाँ पर कनेक्शन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा और इम्ब्रियो के बीच जो कनेक्शन कराने का काम कर रहा है वो एम्बिलिकल कॉर्ड है, जिसको हम नाभि रज्जु बोलते हैं। तो ये बेसिकली बेबी के थ्रू जो है, इसके थ्रू जो है मदर के वूम में कनेक्टेड रहता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये प्लेसेंटा जो है इसी के जरिए फीमेल के बॉडी से उस इम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए, उसको विकसित होने के लिए तमाम प्रकार के पोषक तत्व या जो भी फीमेल खाना खाती है उनसे निकलने वाले जो भी न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन की सप्लाई जो है बेसिकली यहाँ तक किसके जरिए होगी, इस प्लेसेंटा के जरिए होगी। और प्लेसेंटा से कनेक्टेड है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड, और वहाँ से कनेक्टेड है इम्ब्रियो। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो मदर से पूरा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज और तमाम प्रकार के ब्लड वगैरह जो भी अब यहाँ भेजना है स्टार्टिंग के टाइम पे, वो सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन भेजना होता है वो सभी चीज़ें यहाँ पर क्या होती है, सप्लाई होती है बाय प्लेसेंटा। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये पूरी जो प्रक्रिया हमने पढ़ी आफ्टर इम्प्लांटेशन, ये डेवलप हो रहा है। और ये डेवलप कब हो रहा है, वीक 1 में। अर्थात जब ये डेवलप हो गया इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हो गई है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वीक 2 में। तो जैसे ही जायगोट का इम्प्लांटेशन हुआ, एम्बिलिकल कॉर्ड बना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जायगोट था वो 3 लेयर में, 3 स्तरों में क्या होगा, डिवाइड होगा। अर्थात जायगोट के ऊपर में 3 स्तर बनेंगे, 3 परत बनेंगी, 3 लेयर्स डेवलप होंगी, जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पर देखिए आप, सबसे अंदर की लेयर को हमने एंडोडर्म बोला है, उसके बीच के दोनों और बाहर के को हम एक्टोडर्म बोलते हैं और बीच को मेसोडर्म बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें हिंदी में तो बाहर वाले को बाह्य जो है स्तर, अंदर वाले को अंतः स्तर और बीच वाले को मध्य स्तर। तो एक्टोडर्म जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली बाह्य स्तर, मेसोडर्म मध्य स्तर, एंडोडर्म जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली अंतः स्तर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 स्तर बने हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मेरे को देनी है कि ये जो बेसिकली सेल्स होती हैं, जायगोट की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जो लेयर में जो सेल्स हैं, वो बेसिकली क्या कहलाती हैं, स्टेम सेल्स, स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। इस पे लगातार जो है हम देखते हैं कि आर्टिकल लगातार आए दिन न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, इस पे आए दिन जो है नए नए रिसर्च पेपर आते रहते हैं। क्यों आते हैं इस पे रिसर्च और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझना चाहिए कि एक जायगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, भ्रूण में परिवर्तित होगा और उसी भ्रूण से सभी प्रकार के जो है शरीर के अंग जो है विकसित होते हैं। अर्थात जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, चाहे वो हाथ है, पैर है, ब्रेन है, सभी प्रकार के जो है बेसिकली चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ये सभी डेवलपमेंट किसके जरिए होगा, बेसिकली इन लेयर्स के जरिए। तो आपको ये समझना है कि इन लेयर में जो कोशिकाएं हैं ये विभाजित होकर अंगों का निर्माण करती है, ये डेवलप करती है किसको,
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि अलग अलग लेयर अपना अलग अलग काम करती है। जैसे एंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन्स को अर्थात अंतः स्तर आंतरिक जो अंग है उसको बनाने का काम करती है, जबकि बाहर की जो लेयर्स होती हैं वो बाहर के अंगों का, हाथ पैर उंगलियां, इनको बनाने का क्या करती है, काम करती है। तो हमने क्या बोला कि इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम स्टेम सेल्स या स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं। और ये कोशिकाएं सहायक होती हैं किसके लिए, टू डेवलप टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ऊतकों और अंगों के विकास के लिए इन्हीं कोशिकाओं का जो है काम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर स्टेम सेल्स अगर नहीं हो तो अंग का निर्माण नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में मान लीजिए कि किसी का हाथ कट गया तो हमारे अंग जो है फिर से विकसित नहीं हो सकते। अर्थात मान लीजिए किसी का हाथ पूरी तरह से कट जाता है या पैर कट जाता है तो क्या वो पैर फिर से वापस आएगा या हाथ फिर से वापस आएगा, तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे जो बॉडी एक बार डेवलप हो जाती है और एक चाइल्ड जो है बेसिकली उसको डिलीवर हो गया है, उसके बाद में जो उसमें डेवलपमेंट होता है वो केवल और केवल टिश्यू लेवल तक होता है, ऑर्गन लेवल तक नहीं होता। अर्थात जो रीजनरेशन होता है हमारी बॉडी में, पुनरुद्भवन होता है, वो बेसिकली उस लेवल तक नहीं होता जिससे अंगों का निर्माण हो सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आपको चोट लगी, कट का मार्क्स लगा या कहीं पर जो है एक्सीडेंट के कारण से कट मार्क्स आ गया, तो वो जो घाव है वो क्या होते हैं, भर जाते हैं। अर्थात वहाँ के टिश्यू और वहाँ के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो रिकवर कर जाती है, फिर से बन जाती है। तो उस लेवल तक तो ये काम करती है, लेकिन अंग के लेवल तक ये काम नहीं करती है, ये आपको जानना चाहिए। जबकि छिपकली में जैसे हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसकी पूंछ कट जाती है तो पूंछ तो फिर से उगाती है, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स नहीं उग पाते। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारा जो प्रोसेस है, वो किसका कमाल होता है, स्टेम सेल्स का कमाल होता है। इसी कारण से ही स्टेम सेल्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च किए जाते हैं कि अगर स्टेम सेल्स क्या है इसको समझ लिया जाए तो हो सकता है कि अंगों का निर्माण हम कर सकें। दैट इज़ वाई स्टेम सेल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, रिसर्च होते रहते हैं। तो ये तो हो गया कि इनकी कोशिकाएं कौन सी है, वो स्टेम सेल्स है, स्टेम कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड वीक में। फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते में प्रेगनेंसी की ये चीज़ें हुई। दूसरे हफ्ते में क्या होता है, दूसरे हफ्ते में यही 3 लेयर बनती है जिनसे अंगों का निर्माण होगा। तीसरे हफ्ते में आते हैं, तीसरे हफ्ते में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, ब्रेन मतलब मस्तिष्क का और स्पाइनल कॉर्ड का, मेरुरज्जु का विकास शुरू हो जाता है। अर्थात तीसरे हफ्ते तक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो आपकी बैकबोन है, वो बैकबोन का निर्माण और साथ ही साथ दिमाग, मस्तिष्क का जो है निर्माण जो है स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें चौथे वीक में, तो चौथे वीक में हार्ट, ब्लड वेजल्स, ब्लड, हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त का निर्माण जो है क्या होता है, शुरुआत हो जाता है। अर्थात कुल मिला के 4 हफ्ते का समय अगर हम देखें, 1 मंथ कंप्लीट हो गया तो 1 मंथ का सबसे पहला साइन क्या होता है, हार्ट बीट। अर्थात कोई विमेन अगर 1 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी है, अगर 1 मंथ का जो है ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब कि उसके जो वुम में, जो यूटेरस में जो बेसिकली क्या है, एम्ब्रियो है, उसकी हार्ट बीट क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अर्थात उसके हृदय की गति जो है शुरुआत हो चुकी है। अर्थात जो भी चाइल्ड होगा, जो भी चाइल्ड डेवलप हो रहा होगा, उसका 1 महीने बाद क्या होता है, उसका हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट से लेकर 3rd मंथ तक के बीच में। तो पहले मंथ से लेकर 3rd मंथ के बीच में लगभग सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप बेसिकली हो जाते हैं। अर्थात 3rd मंथ तक जो है हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका जो है सेक्स कौन सा है, अर्थात वो लड़का है या फिर लड़की है, ये भी पता लगाया जा सकता है। अर्थात तीसरे महीने तक बॉडी के लगभग सभी पार्ट्स जो है, हाथ पैर उंगलियां, ये सब बनकर जो है क्या होती है, तैयार हो जाती है। तो ये तो तीसरे मंथ तक का प्रोसेस था। नाउ इसके बाद इसका डेवलपमेंट ही चलता रहेगा, धीरे धीरे उनका आकार क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होते जाएगा। उसके बाद 5वें महीने तक, 5th मंथ तक क्या होता है, वही जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अर्थात वुम में, गर्भाशय में जो है वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है और साथ ही साथ उसमें जो है हेयर ग्रोथ भी आनी शुरू हो जाती है। अर्थात उसके अंगों में छोटे छोटे रवे जैसे जो है हेयर या बाल जो है उगने जो है शुरू हो जाते हैं। तो ये 5वां मंथ तक का
प्रोसेस है। तो लगभग 5th मंथ तक अगर हम बात करें तो ये बेबी का जो पूरा पार्ट्स है वो पूरा कंप्लीटली क्या होता है, डेवलप हो जाता है। इसके बाद केवल और केवल क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, ग्रोथ मतलब कि उन अंगों का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, जो पूरा फीटस का साइज है वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और अप टू 9 मंथ या 9.5 मंथ तक ये पूरा पार्ट जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, प्रसव व दुग्ध श्रावण। तो जैसे ही 9 से लेकर 9.5 मंथ तक का जो टाइम क्या होता है, निकल जाता है, इसके बाद क्या होता है कि पूरा डेवलप जो बेबी होता है उसका जो है प्रसव का टाइम अर्थात पार्चुरेशन का टाइम आता है। तो पार्चुरेशन का मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चाइल्ड बर्थ बोलने का मतलब, प्रसव का मतलब क्या होता है, शिशु का जन्म होना। तो ये शिशु का जो जन्म होने की प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रसव बोल रहे हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब शुरू होगा, पार्चुरेशन की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होगी, इस प्रोसेस का जो है स्टार्टिंग कैसे होगा, उसके लिए कुछ सिग्नल्स बॉडी में जनरेट होते हैं, कुछ संकेत जो है बनते हैं फीमेल की बॉडी में। अर्थात क्या संकेत है वो, क्या सिग्नल है वो कि ये टाइम आ चुका है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही बेबी पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो यूटेरिन जो कंट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। अर्थात गर्भाशय की जो दीवार होती है, जो भित्ति होती है, यूटेरिन वॉल होता है, उनमें खिंचाव पैदा होने लग जाता है, संकुचन होने लगता है। इसको हम स्पेसिफिक नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, इंग्लिश में बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अर्थात ये वह प्रक्रिया है जिसके जरिए क्या होगा कि जो यूटेरिन वॉल है, जो गर्भाशय की भित्ति है, ये तैयार हो रही है बेबी को बाहर एक्सपेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात कि जो संकेत है, ये संकेत आ कहाँ से रहे हैं, तो ये संकेत बेसिकली कुछ हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। तो ये आपको समझना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हमने मास्टर ग्लैंड बोला था, पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, वो जो है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो है उसी टाइम पे ही क्या होगा, स्टार्ट होगा, जब जो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक और रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी फ्लो होता है, जो बेसिकली क्या करेगा कि जैसे ही ये यूटेरिन वॉल में खिंचाव पैदा होना शुरू होगा, ये एक हार्मोन निकलेगा, इसके अलावा रिलैक्सिन निकलेगा। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन पूरा पेल्विक जो रीजन है, जो पूरा वो जो ट्यूब है, वेजाइनल कैनल, जिसको हम बर्थ कैनल भी बोलते हैं, जन्म नलिका बोलते हैं, वो पूरा क्या करेगा, उसको मसल्स को लूज कर देगा। ठीक है, जिससे वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और फ्लेक्सिबल होने के फलस्वरूप क्या होगा, वो फैलेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो बेबी है वो यूटेरस से एक्सपेल होकर क्या होगा, बाहर आएगा, और जो बाहर आने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसे ही पार्चुरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, जैसे ही प्रसव का जो प्रक्रिया है ये कंप्लीट होती है, उसके बाद में जो अगली प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, लैक्टेशन, दुग्ध श्रावण की। अर्थात जैसे ही बेबी जो है डिलीवर्ड हो जाता है, प्रसव उसका हो गया, वो बाहर आ गया, तो सबसे पहला काम मदर का क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करने का। अर्थात जो मदर होती है उसका दुग्ध श्रावण, अर्थात उसके मेमरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड से मिल्क का फॉर्मेशन तो शुरू हो ही जाता है इन हार्मोन्स की वजह से। लेकिन जैसे ही बेबी बाहर आता है, एक्सपेल होता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में जो बेबी होता है उसको सबसे पहले जो है मदर का मिल्क पिलाया जाता है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ पर आपको समझना है कि जो पहले शुरुआती कुछ दिनों के जो मिल्क होते हैं, जो दूध होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। अभी आपको समझना है कि हम अक्सर डॉक्टर जो है बोलते हैं कि जो बेबी होता है उसको 6 मंथ तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का जो बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उसका प्रतिरक्षा तंत्र है, न के बराबर होता है, बहुत कमज़ोर होता है। तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करेगा? तो बेसिकली मदर के मिल्क में कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम एक केमिकल है जो क्या करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है बेबी के बॉडी के लिए। अब जो बेबी है उसकी बॉडी में जब प्रतिरक्षी जो है तंत्र निर्मित जब तक नहीं हो रहा है, तब तक यही जो है एंटीबॉडी तैयार करके उसको क्या करता है, बेबी के बॉडी को बाहर के आक्रमण से, बाहर के जो भी इन्वेजन हैं बैक्टीरिया के या वायरस के, उनसे बचाने का क्या करेगा, काम करेगा।
सारे इन्फेक्शन से। तो ये तो हो गया लैक्टेशन का टाइम, तो पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है कहलाती है क्या, आपका इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और लास्ट में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड कि कोई भी वीमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है, अब आपको समझना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, एक हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट में एक हार्मोन चेक किया जाता है फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में अर्थात उसकी जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसके यूरिन में और या तो ब्लड में। तो या तो यूरिन का टेस्ट करते हैं या तो ब्लड का टेस्ट करते हैं, दोनों ही में जब हम टेस्ट करते हैं तो इस हार्मोन की पहचान करते हैं। ये हार्मोन कौन सा है, इस हार्मोन का नाम है HCG। इसका फुल फॉर्म अगर बोले तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो है अगर फीमेल की बॉडी में मिलता है तो क्या कहलाएगा, वो बेसिकली वो वीमेन जो है प्रेग्नेंट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन केवल और केवल प्रेग्नेंट वीमेन में ही पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हार्मोन का पहचान होता है वो कौन सा है, HCG, और ये कहाँ मिलता है, ब्लड और या तो यूरिन में के सैंपल्स में ये मिलेगा। तो इस प्रकार से जो पूरा प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है और आगे का जो प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नाउ हम आगे जो है टॉपिक में पढ़ेंगे बेसिकली ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में, और प्रेगनेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में हम अब जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में। हम जो है यहाँ पर बेसिकली देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 1951 में बेसिकली फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन नाम से एक प्रोग्राम चलाया, जिसके जरिए जो है बेसिकली बर्थ कंट्रोल यहाँ पर करने की कोशिश की गई थी। भारत सरकार के द्वारा जो पहला अभियान चलाया गया था वो ये था 1951 में, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम जो है बर्थ कंट्रोल के अलग अलग मेथड्स को समझते हैं, उसके बाद फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल की कि कैसे जन्म को जो है नियंत्रण किया जाता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली देयर आर 5 डिफरेंट प्रोसेसेस, 5 अलग अलग जो मेथड्स हैं, विधियां हैं। उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहला जो विधि कहलाती है वो है नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल मेथड, जिसको हम प्राकृतिक विधि बोलते हैं। दूसरा बैरियर रोध विधि, तीसरा इंट्रा यूटेरियन डिवाइस जिसको हम IUDs बोलते हैं, अंतः गर्भाशयी युक्ति, चौथा है पिल्स जिसको हम गर्भ निरोधक बोलते हैं, और पांचवा है सर्जिकल मेथड जिसको हम बंधकरण बोलते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से बेसिकली बर्थ कंट्रोल जन्म पर नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल मेथड को। तो नेचुरल मेथड जिसको हम प्राकृतिक विधि बोल रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि एक तो ओवल्यूशन पीरियड, जो एग निकलने का जो टाइम है। अभी हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्कस किया था, मासिक धर्म को जब हम डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो बीच का टाइम होता है, अर्थात जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज़ का होता है, उसमें अगर हम बोलें लगभग रेंज की बात करें तो 10 से लेकर 16 डेज़ के बीच में, जनरली हम देखते हैं 12 से लेकर 16 डेज़ लिखा होता है बुक में, लेकिन इट कैन वेरी फीमेल टू फीमेल। तो उसको हम यहाँ पर एक बड़ी रेंज ले लेते हैं, 10 to 17 या 10 to 16 डेज़ के बीच में बेसिकली क्या होता है, एग रिलीज़ होने का टाइम होता है। वहाँ पर क्या होता है कि अगर उस टाइम पे मान लीजिए स्पर्म जो है एग रिलीज़ हुआ है और स्पर्म भी पहुँच गया, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाई होते हैं। अर्थात निषेचन की जो चांसेस हैं, जो उसके प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो सबसे ज़्यादा होती है इस बीच के टाइम पे। तो अगर जो टाइम को अगर हम जान लेते हैं ओवल्यूशन के, अगर फीमेल जो है उसका टाइम अगर पता है कि इसके बीच में जो है ओवल्यूशन होने वाला है, और उस टाइम पे कोइटस या कपलेशन ना करके जो है हम स्पर्म को वहाँ जाने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जो फीमेल है उसके ओवल्यूशन पीरियड को जो है जान लिया जाए और उस टाइम के दौरान में कपलेशन संबंध ना बनाया जाए, जिससे जो है बेसिकली स्पर्म का ट्रांसफ़र ना हो पाए, जिससे बेसिकली यहाँ क्या होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। अब
अब इसके बाद हम बात करते हैं विथड्रॉल। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग क्वाइटस, कपलेशन के दौरान, संबंध में आने के दौरान क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इजैकुलेशन का जब टाइम आता है, जब बेसिकली स्खलन का टाइम आता है, अगर उस टाइम जो है विथड्रॉल कर लिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि जो है स्पर्म जो है वहाँ तक जो है फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच नहीं पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरह की जो है बाहरी चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको सामान्यतः हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी सबसे कम हो सकती है, क्योंकि अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी स्पर्म अगर ट्रांसफ़र होता है तो चांसेस हो सकते हैं कि वो जो है वीमेन है प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। सेकेंड हम बात करते हैं बैरियर या रोध का। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो सिद्धांत है, ये जो मेथड है, ये बेसिकली क्या किस पे डिपेंड करता है कि स्पर्म और ओवा के बीच जो है एक बैरियर लगा दिया जाए, उसको रोक दिया जाए मिलने से। तो कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो बैरियर क्रिएट करना बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, तो ये तरीका जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं। मेल में अगर हम बात करें तो जो है लेटेक्स सीथ की जो बनी हुई एक जो है रबर की बनी हुई बेसिकली क्या होती है, कवर होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्डोम्स, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्पर्म को मिलने से रोका जा सकता है ओवा से। दूसरा अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्व्स, ये जो है कुछ तरीके हैं फिजिकल बैरियर के, जिसको बेसिकली फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करके बेसिकली क्या कर सकते हैं, वहाँ हम बेसिकली स्पर्म को अंदर जाने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिसको हम बैरियर जो है मेथड इसको हम बोलते हैं। नाउ तीसरे पे बात करते हैं हम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस की। जब हम बात करते हैं जिसको हम शॉर्ट में IUDs बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में, IUDs। तो आपको ये समझना है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्गर्भाशयी युक्ति। इसमें एक चीज़ जो बहुत फेमस है, जो आपने सुना है, मैं उसी के बारे में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हालांकि बुक्स में आपको और भी जो है डिवाइसेस के बारे में आपको पता वहाँ चलेगा, जिसमें कॉपर 7, कॉपर 9 ऐसे अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस के नाम दिए होंगे। कॉपर टी जनरली हम सुनते हैं, कॉपर ही क्यों ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉपर जो है जैसे ही हम जो है फीमेल के वेजिनल ट्रैक्ट में ऐसे डिवाइसेस को इंसर्ट करके वहाँ फिट करते हैं, तो क्या होता है कि इससे कॉपर आयन निकलते हैं, और कॉपर आयन जो होते हैं ये स्पर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि कॉपर आयन के कारण से स्पर्म की मोटालिटी, उसकी गति में उसमें फ़र्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो है वहाँ उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एक प्रकार से हम बोलते हैं कि यहाँ से जो है स्पर्म जो कॉपर जो आयन होता है ये बेसिकली क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, जिसके जरिए जो है वो नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है रुक जाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला जो है इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको हम देखते हैं पिल्स के बारे में, गर्भ निरोधक के बारे में। तो बेसिकली हम देखते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पिल्स जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं। एक तो हम बोलते हैं OCP ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, और दूसरा होता है इमरजेंसी पिल। ठीक है, तो जैसे कि एक पिल्स का नाम है सहेली, जो बेसिकली लखनऊ के जो है ड्रग इंस्टीट्यूट के द्वारा बेसिकली बनाया गया है। वो अगर हम बात करें तो वो जो है कहलाती है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कहलाती है, जबकि इमरजेंसी पिल होती है ये अलग होती है। जैसे अनवांटेड 72 जो है वो क्या है, बेसिकली एक प्रकार से इमरजेंसी पिल कहलाती है। तो अभी आपको ये समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की। तो मैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को समझाने के लिए मैं कुछ यहाँ पर एक डायग्राम बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये 1 से लेकर 28 डेज का जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब हम देखते हैं कि लगभग 1 से 7 डे के बीच में ये जो टाइम होता है ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो का टाइम होता है, अर्थात इस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्रेकेज होकर निकलती है। तो अब ये क्या होता है, जो ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है इसको कब तक खाया जाता है, जैसे ही ये जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है, मेंस्ट्रुएशन का फ्लो जैसे ही बंद होता है, हर डे ये जो है एक पिल्स आपको जो है खानी पड़ती है। और बेसिकली ये करती क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है। ये एक्चुअली में एक प्रकार से हम जो है बाहर से बेसिकली क्या कर रहे हैं, फीमेल की बॉडी में जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो दे रहे हैं। अब ये क्यों दे रहे हैं, तो फीमेल हार्मोन कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो है कॉम्बिनेशन इस पिल्स में होता है और ये फीमेल को जो है दिया जाता है। तो ये बेसिकली करते क्या है, अब आपको समझना ये है कि ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन्स ओव्यूलेशन के लिए बेसिकली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग के रिलीज होने के लिए, अंडे को निकालने के लिए जो है क्या होते हैं, ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ग्राफ बताया था
तब मैंने आपको बताया था ये हार्मोन्स जब पीक में जाते हैं तब जाके क्या होता है कि ओवल्यूशन होता है, अंडे का निकलना हो पाता है। और अगर उसी को रोक दिया जाए तो उसको रोकेंगे कैसे? इन्हीं हार्मोन्स के जरिए। तो हम पहले से ही हार्मोन का जो बैलेंस है उसको बदल देते हैं, जिससे क्या होगा, इन पिल्स के जरिए वो हार्मोन अनबैलेंस होंगे, मतलब उसका लेवल क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, जिसके फलस्वरूप होगा क्या कि ओवल्यूशन रुक जाएगा। अर्थात पिल्स क्या करता है, पिल्स ओवल्यूशन अंडोत्सर्ग को क्या करता है, रोक देता है, अर्थात एग रिलीज ही नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से ही काम करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पर डे इसको जो है एक पिल्स यहाँ पर लेनी पड़ती है। मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को मेंस्ट्रुएशन फ्लो के अलावा बाकी दिनों में जब अगर कोइटस करना है तो हर दिन जो है इसको खाना पड़ता है, इसको लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन को रोकता है। नाउ दूसरा हम देखते हैं इमरजेंसी पिल्स के बारे में। मान लीजिए कि कोई फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही होती है, या फिर और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेप के केसेस होते हैं। इन सब केसेस से मान लीजिए स्पर्म जो है अगर ट्रांसफ़र हो चुका है तो उस केस में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को होने से रोक सकते हैं। वो कैसे रोकेंगे? वो एक होता है इमरजेंसी पिल। जैसे हम सुनते हैं अनवांटेड 72, तो उसमें 72 का मतलब होता है 72 आवर्स। 72 आवर्स क्या शो करता है कि एक जो स्पर्म ट्रांसफ़र हुआ है वो विमेन के बॉडी के अंदर में 72 आवर्स तक जो है जिंदा रह सकता है। तो आपको ये समझना है कि 72 आवर्स तक जो है उसका असर रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मान लीजिए किसी फीमेल की बॉडी में जो है क्या हुआ, स्पर्म का ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसको बेसिकली फर्टिलाइज ना हो पाए एग से, उसको रोकने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो प्रकार की पिल्स मैंने आपको बताई, तो इसको हमने बोला पिल्स या गर्भ निरोधक जो है मेथड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड बेसिकली बात करें, अच्छा पिल्स की जो बात कर रहे हैं हम, ये फीमेल के लिए ही जो है उपयोगी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल जो मेथड होता है ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके हैं, एक तो वेसिकोटोमी, एक तो ट्यूबेकोटोमी। ठीक है, तो वेसिकोटोमी जो होता है जिसको हम शुक्रवाहिका उच्छेदन बोलते हैं, इसमें बेसिकली ये मेल में होता है। ये वाला किस में हो रहा है, ये मेल में होता है। इसमें जो स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब होती है, ठीक है, स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब कहाँ से, टेस्टिस से बाहर की ओर। ठीक है, तो टेस्टिस से जो बाहर की जो ट्यूब जा रही है जिसको हम वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं, तो वो ट्यूब को बेसिकली क्या किया जाता है, काट के बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकोटोमी, या फिर उसको हम शुक्रवाहिका उच्छेदन बोलते हैं। दूसरा जो है क्या है कि ट्यूबेकोटोमी, इसमें फेलोपियन ट्यूब जो होता है जहाँ से एग हो के जाएगा, तो उस फेलोपियन ट्यूब को ही काट के क्या कर दिया जाता है, बेसिकली टाइट या बांध दिया जाता है। ये जो तरीका है ये ऑपरेशन के थ्रू होता है, सर्जरी के थ्रू होता है, इसी कारण हमने इसको क्या बोला, सर्जिकल मेथड इसको हमने बोला। तो ये तमाम प्रकार के जो मेथड्स हैं जिनसे हम बर्थ कंट्रोल जो है कर सकते हैं, तो ये आपने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो जनरली हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की, जैसे कि एड्स होता है ना, और इसके बाद में सिफिलिस जैसी बीमारी जो होती है। ये जो डिसीजेस होते हैं ये बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बेसिकली क्या होती है, 1 to 1% क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स को जो है हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे बैरियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, तो इस प्रकार से हम इनसे जो है बच सकते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपको अलग से भी एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि हो सकता है 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो होता है कंप्लीट। इसके बाद के हम टॉपिक्स में हमको पढ़ना है बेसिकली जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में और उसके आनुवंशिक विकास के बारे में हमको पढ़ना है, और उसके बाद में हमको DNA और RNA के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, थैंक यू।